अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची पैकेज अमल दरामद से पहले ही वफाक और सिंध एक बार फिर आमने सामने। वज़ीर आला कराची को अपना नहीं समझते, इसलिए वो कराची के लिए काम भी नहीं कर रहे। असद उमर का इल्ज़ाम। और मुर्तज़ा वहाब तर्जमान सिंध हुकूमत कहते हैं कि कराची के लिए सिर्फ पैकेजेस और इल्ज़ामात से काम नहीं चलेगा, आपको प्रैक्टिकली कराची के लिए कुछ करना होगा। दूसरी तरफ सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड्स का मामला, आइनी तरमीम क्या हुकूमत अपोजिशन को इस पे राज़ी कर सकेगी या नहीं। और पीडीएम के दावे और वादे क्या हुए। 31 जनवरी गुजर गई, हुकूमत नहीं गई। पीडीएम मुसलसल यूटर्न्स ले रही है। गो के वो दावे करते थे कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान यूटर्न्स के एक्सपर्ट हैं, लेकिन हमने ये देखा कि गुज़श्ता 3 महीनों में पीडीएम ने जितने यूटर्न्स लिए, इतने शायद ही किसी अपोजिशन इत्तेहाद ने लिए हों, और बार बार अपनी हिकमत अमली चेंज करते हुए हमें नज़र आए। इसकी क्या वजह है? क्या इत्तेहादी एक दूसरे पर एतमाद नहीं कर रहे? और दूसरी तरफ अब चूँकि 31 जनवरी गुजर चुकी है, और 31 जनवरी गुजरने के बाद अब कहा यह जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, इन हाउस तब्दीली लाएंगे और वज़ीर आज़म को, इस हुकूमत को घर भेजेंगे। क्या नंबर गेम्स अपोजिशन के पास पूरे हैं? क्या ये पॉसिबल है कि वो वज़ीर आज़म को घर भेजें? गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में हमने देखा था कि अक्सरियत अपोजिशन की थी, लेकिन उस वक्त भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ मेंबर्स ने वोट जो है वो हुकूमत के हक़ में दिया था। हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए वज़ीर आज़म पुरज़्म है, लेकिन अपोजिशन जमातें उनका साथ देने को तैयार नहीं। इस वक्त इन हाउस तब्दीली क्या मुमकिन है? नंबर गेम्स पूरे हैं? इस पे फजल रहमान साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और उन्होंने कहा कि हम बाई इलेक्शन में भी नहीं जाना चाहते थे, सेनेट इंतखाबात में भी इसीलिए नहीं जाना चाहते थे। लेकिन चूँकि पीडीएम इत्तेहाद की तरफ से और उसकी जो ख़ास बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इन दोनों जमातों ने सेनेट इंतखाबात में जाने का फ़ैसला किया, ज़िमनी इंतखाबात में जाने का फ़ैसला किया। और फिर हमने देखा कि जिन असम्बलियों को ये कहते थे कि जाली असम्बलियाँ हैं, इन असम्बलियों के इस मैंडेट को हम नहीं मानते, उसी असम्बलियों का ये हिस्सा बने। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मिर्ज़ा आलम बेग साहब, सीनियर तजियाकार हैं, ख़ास तौर पर कराची और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत शुक्रिया बेग साहब, आपने भी प्रोग्राम में वक्त दिया। नदीम साहब, किस तरह देखते हैं आप? ख़ुद करंट अफेयर्स के शोज़ होस्ट करते हैं नेशनल टीवी पे, फिर आज के अगर इस बयान को देखें जो असद उमर साहब की तरफ से कल आया बयान, और फिर उसके बदले में तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे हैं कि सिर्फ ऐलानात से और पैकेज अनाउंस करने से कुछ नहीं होगा, कराची के लिए प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। 13 साल से मुसलसल सिंध हुकूमत है, कराची दारुल हुकूमत है सिंध का, तो पीटीआई को गो के 2-2.5 साल हो गए हैं, लेकिन सिंध की कम अज़ कम ज़िम्मेदार तो सिंध हुकूमत ही है। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं समझता हूँ अवाम ये कह रही है कि आखिर कराची का वाली वारिस कौन है, कौन करेगा कराची के लिए काम, कौन करेगा कराची से बाहर सिंध में काम। क्योंकि मुख्तलिफ दौर से हम गुज़रे हैं, और हमने यही देखा है कि हर वक्त हमें सिर्फ वादे और दिलासों पे रखा गया। ठीक। अब जबकि हम अक्सर लोग यही कहते हैं कि जी पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, हो गई है, मगर कराची में हमें तरक्की नज़र नहीं आती। मगर हम कराची वाले मेहनत करते हैं, पैसा देते हैं, टैक्सेस देते हैं, और अगर आप कहते हैं पाकिस्तान की तरक्की हो रही है तो उसकी तरक्की में कराची वालों का हाथ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब उनका हाथ है, उनकी मेहनत है, तो कम से कम उनको जो बेसिक चीज़ें जो वो मांग रहे हैं वो तो उनका हक बनता है। बिल्कुल, बेसिक चीज़ें जो मांग रहे हैं वो उनका हक है और मिलना भी चाहिए। बेग साहब, आप कराची के रहने वाले हैं, कराची पे हमने बारहा प्रोग्राम्स भी किए, कराची की आवाज़ भी बने, आप आवाम की आवाज़ भी बने, लेकिन आपको लगता है कि ये कराची पैकेज पे अमल दरामद होगा, या इसी तरह पीटीआई और यानी वफाक और सिंध हुकूमत सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग ही करते रहेंगे? इस पैकेज पे आखिर कब अमल शुरू होगा? बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर। सबसे पहले तो जिस तरह आपने बात की, नदीम मौलवी साहब ने बात की, दर हकीकत इसके हम पीछे देखते हैं तो सब नीयतों का फुकदान है। अगर हम सिंध के हवाले से बात करते हैं तो सबसे पहले हमें समझ लेना चाहिए कि सिंध और कराची
ये कोई अलग अलग नहीं है। ठीक, देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि कैपिटल के हवाले से माजी में कराची ने एक बुनियादी कुलियत अदा किया और आज कराची माशी हब है और इसमें पाकिस्तान को बनाने में माशी तौर पर हाथ नहीं है, बल्कि पूरा कराची माशाल्लाह इस वक्त पूरे मुल्क की मैशत का कम से कम 70% रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, बिल्कुल ऐसा ही जो एक बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल। अब जब हम सिंध गवर्नमेंट को देखते हैं या सिंध के लोगों को देखते हैं, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें जो उनको किरदार अदा करना चाहिए उसमें उनकी संजीदगी का मुजाहरा कहीं नहीं दिख रहा। सही। और यही वजह है कि आज वफाक जो है ना उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए तमाम जो है ना गेंद उनके कोर्ट में डाल रहा है और ये कहते हैं जी कि सिंध संजीदा नहीं है, सिंध की हुकूमत संजीदा नहीं है। ठीक। मेरा ख्याल ये है कि अगर ये सिंध की संजीदगी से, यहाँ की कराची के हवालों से, सिंध के हवाले से काम करना चाहे तो कोई वजह नहीं है क्योंकि इनको रोक सके। ठीक है। आज इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं वफाक और सिंध की लड़ाई, दर हकीकत ये वफाक और सिंध की लड़ाई नहीं है, ये नियतों की लड़ाई है। नियतों की लड़ाई है, ये वफाक और सिंध की बेसिकली लड़ाई नहीं है, ऐसा कहना है मिर्ज़ा आलम बेग साहब का। इस पर मौक़िफ़ लेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर ज्ञान चंद साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं, असद उमर कह रहे हैं कि वज़ीर आला कराची को अपना नहीं समझते, यही वो वजह है कि वो कराची में काम करने के लिए संजीदा नहीं है। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर ने कल कहा है कि सिंध हमारा नहीं है जी, वो उसमें कराची भी आ गया, तो इनकी क्या बात करनी है पीछे वालों की। सिंध की हुकूमत ने हमेशा कराची को अपना कैपिटल समझकर काम किया है। वहाँ से पीपल्स पार्टी को ज़्यादा सीटें मिलें या कम सीटें मिलें, लेकिन जो आप देखेंगे जब भी गवर्नमेंट में आए तो बाकी जो भी इलेक्ट होकर आते रहे उनका मैंडेट को हमने तस्लीम किया बावजूद इख्तिलाफ आपसे, और पूरा कराची उनके हवाले रहा। और जो मेयर्स रहे ज़्यादातर जो है मेट्रोपॉलिटन को पैसा जाता है, और मेयर जो हैं वो हमारे कराची के मेयर एमक्यूएम से रहते हैं, फिर पहले जमात इस्लामी से जो एक दफा रहा। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज जो है इस वक्त भी सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो बाकी सिंध के नस्बत कराची पे खर्च किया जा रहा है। हालांकि बैकवर्डनेस तो बाकी जगहों पे भी है, लेकिन आप सबसे अच्छी एजुकेशन के इदारे भी आपको कराची में मिलेंगे, हेल्थ फैसिलिटीज भी वहाँ मिलती हैं, और अभी रोड स्ट्रक्चर, फ्लाईओवर्स और ड्रेनेज पे भी काम हुआ है। लेकिन कराची इतना बड़ा शहर है जिसमें कोई जमहूरी हुकूमतें जो अवाम को जवाबदेह हों वो इतना ज़्यादा टाइम पहले नहीं चल सकी थी, जिसकी वजह से काम नहीं होता। सेनेटर ज्ञान चंद साहब, ये बातें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम के पास हमेशा ये शहर रहा, बल्दियात उनके पास रहा। लेकिन 2013 के बाद हमने ये देखा कि जब वज़ीर बल्दियात के पास और यहाँ से कुछ डिपार्टमेंट साहब के वज़ीर बल्दियात के पास चले गए, तो उसके बाद से एक नई रस्साकशी शुरू हो गई शहर के हवाले से। अगर हम नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम के दौर की बात करें तो कराची डेवलप हुआ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में कराची डेवलप हुआ। 2013 के बाद यानी 2011 में उनकी 10-11 में उनकी मेयरशिप ख़त्म हो गई, उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल ये शहर तबाही की तरफ गया, और ना सिर्फ ये शहर गया, पूरा सिंध ही तबाही की तरफ गया, और मुसलसल आपकी 13 साल से हुकूमत है। सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ कराची की तो बात हो ही नहीं रही, लाड़काना हमारे पास कौन सा कोई मॉडल डिस्ट्रिक्ट के तौर पे सामने है, सखर हमारे पास कौन सा कोई मॉडल के तौर पे सामने है कि हम मिसाल दें कि ये मिसाली डिस्ट्रिक्ट है, टाउन है, तो ये तो पूरे सिंध में ही डेवलपमेंट नहीं हुई। ज्ञानचंद साहब, मेरा ख्याल है कि आप ज्यादती कर रहे हैं, डेवलपमेंट हुई है। हाँ, हमारी तवक्कात के मुताबिक हम समझे कि इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, हम इससे ज़्यादा चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, लेकिन डेवलपमेंट हुई है। कराची के ड्रेनेज से बहुत कुछ काम हुआ है, कराची के ओवरहेड ब्रिज से बहुत कुछ काम हुआ है। तो फेज 4 पे काम हो रहा था जिसमें फेडरल गवर्नमेंट के आड़े आ गई, उसके भी पैसे देने थे जो नहीं मिल रहे थे। कराची पैकेज जो अनाउंस हुआ है 2.5 साल गुजर चुके हैं। ठीक, एनक्यूएम और पीटीआई की जो मुआहदा है उस पर भी अमल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा उससे ताल्लुक नहीं है। ठीक है, लेकिन उनको किसी उस एग्रीमेंट के तहत कराची डेवलपमेंट के लिए देना था। हम तो पूरी सिंध की बात करते हैं, पाक के एनक्यूएम वाले ने तो सिर्फ कराची की बात की, लेकिन वो भी वायदे उनसे वफा नहीं हुए। अगर फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ सिंध के वसाइल पे छोड़ देगी, अपना हिस्सा नहीं डालेगी, तो यकीनन मुश्किलात तो होंगी। मुश्किलात होंगी। ज्ञानचंद साहब, आप लाइन पे रहिएगा, हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं, और नदीम मौलवी साहब हैं सीनियर तजियाकार, एंकर पर्सन हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। नदीम साहब,
ज्ञान चंद साहब की आपने गुफ्तगू भी सुनी है, वो कह रहे हैं कि हम चाह रहे थे कि कराची भी डेवलप हो, सिंध भी डेवलप हो, बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है, डिवीजन्स हैं, लेकिन उस तरह तरक्की शायद नहीं हो सकी, डेवलपमेंट के काम नहीं हो सके जो हमारे टारगेट्स थे। वजूहात वो MQM को भी बता रहे हैं, वजूहात वो फंड्स की कमी भी बता रहे हैं। तो आखिर नीयतों का जिस तरफ बेग साहब का इशारा था, हमें लग यही रहा है कि ऐसा नहीं है फंड्स रखे जो है वो बजट आ जाता है अगला, लेकिन वो फंड्स यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। तो सबसे बड़ा मसला ही ये है ना कि आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, आपके पास ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को यूज़ तो करें आप कराची के लिए, सिंध के लिए। देखें यही कराची था, नेमतुल्लाह साहब ने डेवलपमेंट कराई जी, और यही MQM जब डिवाइडेड नहीं थी, ठीक, अभी तो उसके ब्रांचेस निकल गए हैं बहुत सारे, सही, और जिन्होंने अपनी अपनी ग्रुपें बनाई सारे अपने मफाद में खड़े हो गए। और जो MQM जो शुरू में ताकत में आई, जिसने ताकत में आके अवाम के जिसे कहते हैं ना नुमाइंदगी की, मेहनत किया और कराची को एक नया शक्ल दिया, वो MQM की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आपने देखा कि MQM आज तक, चाहे आप किसी भी ले लें, और आज जो आप बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ पार्टीज, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, सही, वो पार्टी उनके कारकुन थे, सही, और सिर्फ ये थे कि उनका जो मकसद था, क्योंकि उन्होंने एक नई तहरीक चलाई थी, ठीक है, MQM एक तहरीक के साथ आई और कहा कि जी हम कराची के वारिस हैं, सही, हम कराची के लोगों के साथ खड़े होंगे। फिर वो फैलाते फैलाते अपने आप को पूरे सिंध में चले गए। सही, फिर उन्होंने कहा कि जी हम मुत्तहदा हो गए, ठीक है, तो वो जो दौर था उसके बाद जब खत्म हुई, तो फिर आपके पास बहानेबाजी, चाहे वो MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, कोई भी हो, कभी कहते हैं फंड्स नहीं, कभी कहते हैं, तो उस जमाने में भी फंड्स नहीं था है। वही लेकिन लोगों एक ने चीज, किए काम। नदीम साहब, एक चूंकि अगर हम आज की बात करें तो आज तो बहुत अच्छी बात है, फेडरल ऑन बोर्ड है, आर्मी चीफ ने कहा कि कराची 3 साल में मुझे डेवलप चाहिए, उसके बावजूद सिंध हुकूमत और वफाक एक पेज पे क्यों नहीं आ रहे? आर्मी चीफ ने कहा था बारिशों के बाद कि जब ये 1100 अरब रुपये पैकेज का ऐलान हुआ, तो उन्होंने कहा कि कराची 3 साल में डेवलप होना चाहिए। आपको लग रहा है कि ये 6 महीने 7 महीने तो गुजर गए, कहाँ डेवलप होगा? क्योंकि देखिए आर्मी चीफ क्यों आए बीच में, क्योंकि वही कराची ये सिंध हुकूमत और वफाक की वजह से आए। कराची की आवाम मायूस हो गई थी, सही, किसी भी ग्रुप से उनको ताल्लुक नहीं था, ना वो MQM से उम्मीद लगाए थे, ना पीपल्स पार्टी से, ना मुस्लिम लीग नून से, तो वो आर्मी की तरफ दौड़े और उन्होंने कहा, चाहे वो बिजनेसमैन थे, कोई भी थे, उन्होंने कहा खुदारा कराची के लिए कुछ करे। तो उन्होंने फिर कहा था कि क्योंकि वो चाहते हैं जमहूरियत हो, क्योंकि आर्मी हमेशा से चाहती है कि जमहूरियत हो, वरना फिर इल्जामात आप आर्मी की तरफ डालते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा था कि सिंध हुकूमत और PTI यहाँ पे कुछ ना कुछ बैठ के कोई डिसीजन करें, कुछ बेहतरी की तरफ आए। मगर आज भी हम जहां थे वहीं खड़े हैं कि PTI कहती है कि सीरियस नहीं है, वो कहते हैं हम सीरियस हैं। हमें अल्फाजों में नहीं, हमें प्रैक्टिकल चाहिए। प्रैक्टिकल। बेग साहब, इसमें कोई शक नहीं, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की अगर बात करें, प्रैक्टिकल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, कोई भी हो, चाहे सिंध हुकूमत हो या वफाक हो, दोनों एक सेशन अच्छा होता है इनका, बड़ा खुशगवार होता है, अगला सेशन हम देखते हैं अगले सैटरडे की जो मीटिंग होती है उसमें फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, इल्ज़ामात लगते हैं। आखिर कब तक हम इल्ज़ामात में जीते रहेंगे? हमें कराची को आगे लेके जाना है, सिंध को आगे लेके जाना है, पूरे पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। आपको लगता है सिंध हुकूमत और वफाक ये मिलकर कोई काम कर सकेंगे, या 2-2.5 साल इन्होंने ऐसे ही गुजार देने? देखिए ज़फ़र, इस नदीम मौलवी साहब ने माजी का बताया कि हाँ, जिन जमातों ने हुकूमतें की, हुकूमत का हिस्सा रहे, उसके बाद कराची जिन लोगों ने वाकई काम करना था उन्होंने काम किया, कर दिखाया। सही, ठीक है, उसमें उनके पास कहाँ से वसाइल आए ये दुनिया को पता है, कहीं वो आसमान से लेके नहीं आए थे, बिल्कुल ऐसे। यही कराची था, यहीं के लोग थे, यहाँ के लोगों को इस्तेमाल किया गया, यहाँ के रेवेन्यू को इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों को हक दिया गया। असल में सियासी तौर पर कराची को एक किला समझा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ हर आदमी इसको फतह करने की कोशिश कर रहा है, अखलाकी तौर पे भी और जबरी तौर पे भी। ठीक है, अब यहाँ पे बुनियादी कुलिया ये आता है, सवाल ये आता है कि जब आप अखलाकी तौर पे आते हैं तो सबसे पहले आपको डिलीवर करना पड़ेगा, सही, और जब जबरी तौर पे आते हैं तो आपने कब्जा करना है। ठीक, जब तक ये सोच तब्दील नहीं होगी, और यहाँ के कराची, देखें जब हम कराची की बात करते हैं तो बाजार ऐसा लगता है कि हम एक मखसूस तब्के की बात कर रहे हैं, हम उर्दू बोलने वाले की बात कर रहे हैं, लेकिन बरक्स आज कराची मोहताज है मर्दमशुमारी का, जो बहुत अहम जुज़्व है इस वक्त कराची के हवाले से। जब तक आपके पास सही मर्दमशुमारी नहीं होगी, गिनती नहीं होगी, आप यहाँ के लोगों के वसाइल नहीं दे पाएंगे। आप लेने के तौर पर जब बात करते हैं तो 101% रिसीव करते हैं यहाँ से, ख्वाह वो रेवेन्यू हो, ख्वाह वो टैक्सेस हो, ख्वाह वो सियासी वोट हो, लेकिन जब आप देने की बात करते हैं तो गिनती बिल्कुल माइनस कर देते हैं। इसका मतलब है आपकी नियतों का फुकदान है ना। अगर आप करना चाहें, देखें बात यह है कि इस वक्त इख्तियारात अगर हम बलदाती तौर पर देखते हैं
तो उसकी नाकामी की वजह क्या है कि वो निचली सतह तक ट्रांसफर ही नहीं हो रहे। ठीक है। आप तो अपनी सतह पर लेकर सिर्फ सियासी तौर पर यहाँ पर जिस तरह कहते हैं ना कि एक कॉस्मेटिक्स कर देते हैं और सही। सोचते हैं बस बड़ा अच्छा हो गया। ठीक। जब तक यहाँ के मसाइल को आप नहीं समझेंगे, यहाँ के वसाइल को मुनसिफाना तौर पर तकसीम नहीं करेंगे, कराची का मसला हल नहीं कराची होगा। का मसला हल नहीं होगा। और इसमें कोई शक नहीं बेग साहब, जिस तरफ आपका इशारा है मरदमशुमारी, आप जब घर में खाना मंगाते हैं तो आप तमाम अफराद को गिन कर, या किसी ऑफिस में आप बैठे होते हैं तो आप सबको गिनते हैं कि कितने लोग हैं जो खाना खाने वाले हैं, उतना ही खाना आप मंगवाते हैं। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कराची की आबादी अगर 2.5 करोड़ है और आप उसको जो चीज़ें हैं, सहूलतें हैं, वो आप 1 या 1.5 करोड़ के लोगों की दे रहे हैं, तो जाहिर है वहाँ पर इस तरह का मसले मसाइल तो बनेंगे। सेनेटर साहब, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान चूँकि उसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपका है, तो आपको लगता है कि इस पर कोई अगले 2 सालों में काम होगा? आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि ये 3 सालों में मुकम्मल होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए ये शहर। आपको लगता है कि डेवलप हो पाएगा? देखिए, हमेशा ख्वाहिशें तो रहती है, हम भी चाहते हैं कि कराची सबसे बेहतर हो और हमने उस पर कोशिश भी की है कि कराची बेहतर हो। जैसे मेरे भाई बात कर रहे थे, जो मरदमशुमारी की बात कर रहे थे, जब सही मरदमशुमारी नहीं होगी तो NFC अवार्ड पैसा भी उस हिसाब से नहीं मिलेगा। कराची वो शहर है जिसमें आधी आबादी जो है वो रजिस्टर्ड है, आधी आबादी जो है वो और कहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन वसाइल वो सब इस्तेमाल बिल्कुल सिंध के कर रहा है। तो एक दफा फेयर एंड फ्री जो है ये मरदमशुमारी भी होनी चाहिए, जैसे हम इलेक्शन कर कहते हैं। ठीक है। हमारा सिस्टम मजबूत होकर आगे चले तो हमारे पीपल्स पार्टी समझती है कि कराची सिंध का कैपिटल है, जैसे पूरे सिंध में तरक्की होनी चाहिए, पूरे मुल्क में तरक्की होनी चाहिए, तो कराची तो हमारा कैपिटल है, वो हमारा फेस है, उसमें सबसे ज्यादा हम ध्यान दे भी रहे हैं, स्टडीज में रखा हुआ है और उस पर भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भी मसाइल उनको हल करें। तो सिंध गवर्नमेंट फुली कमिटेड। ठीक। सेनेटर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे आपकी तरफ से तहरीक अदम एतमाद का कहा गया कि आप तहरीक अदम एतमाद लेके आएंगे। 31 जनवरी भी गुजर गई है, हुकूमत नहीं गई, हुकूमत बदस्तूर मौजूद है और ये कह रहे हैं कि हम 5 साल पूरे करेंगे। आपको लगता है कि आप मौजूदा हुकूमत को इन हाउस तब्दीली के जरिए वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजने में कामयाब हो पाएंगे? देखें, एक तो ये था कि 30 जनवरी की डेट दी थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारी लीडरशिप इस पूरी सेंड्रियो को डिस्कस करने के लिए 4 को मिल रही है। उस लीडरशिप ने फैसला करना है कि आगे धरने की तरफ जाना है, मार्च की तरफ जाना है, रिजाइन करने हैं, या इन हाउस तब्दीली के लिए नो कॉन्फिडेंस मूव करनी है। तो लेट्स वेट, 4 तारीख को ये फैसला होगा और सबको पता लग जाएगा कि अपोजिशन किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को घसीट कर बाहर निकाले। ठीक, लेकिन ज्ञानचंद साहब, 3 महीने में हम देख रहे हैं कि आप फैसले ही ले रहे हैं, आपकी PDM फैसले करती है, क़यादत फैसले करती है। आपने कहा था हम इस इलेक्शन को, इस असम्बलियों को नहीं मानते, लेकिन आप ज़िमनी इंतखाबात में गए। आपने कहा कि हम सेनेट इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, आप गए और आपने कहा कि हम इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए इसको बाहर भेजेंगे, वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजेंगे। जितने भी आपके स्टांस से सबसे आपको यू टर्न लेना पड़ा एक महीने के बाद। आप वज़ीर-ए-आज़म को यू टर्न वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, लेकिन हमने देखा कि PDM ने हर फोरम पे वो बैकफुट पे गई है। देखो, ये मुख्तलिफ स्टेटमेंट हैं, मुख्तलिफ स्पीचेस के पार्ट्स हैं जिसमें ये बातें की गई थी। बुनियादी तौर पे जो PDM का फैसला है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, जिससे कोई भी PDM की जमात। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। ज्ञानचंद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, लेकिन आपको पहले सोचना था, फैसले आपको पहले करने थे, आपकी कोऑर्डिनेशन की कमी थी जिसकी वजह से आपको ये बैक स्टेप करना पड़ा, आप डाउन स्टेप हुए। उसकी वजह ये थी कि जब आपको पता था कि हमने असम्बलियों में रहना है तो क्यों आपने ये शोशा छोड़ा था कि हम असम्बलियों से बाहर आएंगे, इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े हम मुंह पे मारेंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि 31 जनवरी गुजर गई है, वो इस्तीफ़े वापस आपके मुंह पे लग गए हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।